स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल 800 मिलियन दान करना। मिस्र की टीम के सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट ने जल्द ही मैच में प्रवेश किया। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, उसने तुरंत ही ज़ॉम्बीज़ को बुलाने का काम शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि वह ज़ॉम्बीज़ को बुलाने में ज़्यादा तेज था क्योंकि द्वीप जल्द ही मम्मियों से भर गया था। ऐसा भी लगा कि द्वीप किसी भी क्षण डूब सकता है। आदर्श के पास अभी भी कुछ सोल एसेंस कम थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि मिस्र की टीम का नया सदस्य कितना मेहनती है तो उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। 5th लेवल के थंडरबोल्ट, मैं आ रहा हूँ। अधिकांश लोग ज़ॉम्बी से जितना संभव हो सके उतना दूर रहना चाहते हैं, लेकिन आदर्श लालच से उन पर झपट रहा था, जैसे उसने अभी अभी नग्न महिलाओं का एक समूह देखा हो। अरे, वह तो मुझे गंभीरता से लेता ही नहीं। म्यूस का चेहरा काला पड़ गया। कमांडर लेवल के ज़ॉम्बीज़ को बुलाने में उसे बहुत प्रयास करना पड़ा, फिर भी आदर्श ने इसकी परवाह नहीं की और अपने नरसंहार को जारी रखने के लिए ज़ॉम्बीज़ की सेना पर अटैक कर दिया। मिस्र की बाकी टीम अचंभित रह गई। इस आदर्श के दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? खाओ उसे, म्यूस गुस्से से बोली। एक शापित औरा में लिपटा हुआ काले रंग का कन खजूरे जैसा कंगालू नुमा राक्षस भयंकर चीखे मारता हुआ जमीन से बाहर निकल आया। कंकाल नुमा सेंटीपीड की लंबाई करीब 16 मीटर थी। इसकी पूंछ नुकीली थी, इसकी गर्दन और सिर इंसान जैसा था, लेकिन इसमें 2 बड़ी खोपड़ियां थी। इसकी 4 आंखें थी, अपने लक्ष्य को खतरनाक तरीके से घूर रही थी। यह एक डीमन की तरह था जो नर्क से निकल कर आया था, जो इस दुनिया के जीवित प्राणियों के साथ असंगत था। यह स्पर्शनीय सेंटीपीड डीमन है। वे ऐसे प्राणी को बुला सकते हैं। ऐसे प्राणी को नियंत्रित करना मुश्किल है जिसमें मारने की इतनी तीव्र इच्छा हो। इस मैच में लोग भी मर सकते हैं। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अनडेड एलिमेंट को नियंत्रित करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। इसे वर्तमान में डार्क मैजिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर इसे मैजिशियनों के बीच लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ बुरा होने वाला है। वेनिस के गवर्नर ने आह भरते हुए कहा, हमने इसमें शामिल जोखिमों की उपेक्षा की है। अब मैच को रोकना असंभव था, भले ही हताहत हुए हो, लेकिन चीनी टीम और मिस्र की टीम के बीच विजेता का फैसला करना जरूरी था। मैच का नतीजा शामिल देशों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले रैंक के लिए पुरस्कार दूसरे रैंक के पुरस्कार से कहीं ज्यादा बेहतर था। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि प्रतिभागी सुरक्षित रहे। मैं शर्त लगाता हूँ कि दुनिया मिस्र की टीम के तरीके को स्वीकार नहीं करेगी, भले ही वे मैच जीत जाए। बहुत सारे बुरे या निषिद्ध मैजिक है या जो मैजिशियनों को थोड़े समय के लिए असाधारण शक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उनका पीछा करते हैं वे हमेशा खुद पर विनाश लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जाति के लिए बड़ी आपदाएं आती है। केवल रूढ़िवादी जादू ही हमारे भविष्य की गारंटी दे सकता है। पवित्र न्यायालय के प्रतिनिधि ने तिरस्कार पूर्वक कहा। पवित्र न्यायालय एक ऐसा संगठन था जिसे 5 महाद्वीपों के जादू संघों ने स्थापित किया था। वे उन मैजिशियनों को दंडित करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे जो अपराध करते थे, बल्कि उन लोगों को दंडित करने के लिए जिम्मेदार थे जो दुष्ट मैजिक का अभ्यास करते थे। मैजिक का आविष्कार सभी तरह के उपयोगों के लिए किया गया था और इंसानों ने अतीत में सभी तरह के मैजिक का आविष्कार किया था। हालांकि एकमात्र मैजिक जो मनुष्यों के अभ्यास और पारित करने के लिए उपयुक्त था वह मैजिक था जो 4 मुख्य जादू प्रकारों में शामिल था। जो लोग रूढ़िवादी नहीं माने जाते थे वे उन्हें निषिद्ध मैजिक माना जाता था। निषिद्ध मैजिक के अंतर्गत जो लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता था, उनकी चेतना को प्रभावित कर सकता था या जीवित प्राणियों पर नरसंहार ला सकता था, उसे दुष्ट मैजिक के रूप में गिना जाता था। शैतान नगरी द्वारा लोगों को शापित जानवरों में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मैजिक एक विशिष्ट दुष्ट वाला मैजिक था। जीवित लोगों को डार्क बीस्ट मॉन्स्टर और शापित जानवरों में बदलना, सामान्य लोगों को ज़ॉम्बीज़ को बुलाना या ज़ॉम्बीज़ एलिमेंट का उपयोग करने की शक्ति देना। जो कोई भी इन दुष्ट कलाओं का अभ्यास करता था वह पवित्र न्यायालयों का लक्ष्य था। दुर्भाग्य से शैतान नगरी ने समाज में घुसपैठ कर ली थी, जिससे उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो गया था। यह एक शक्तिशाली संगठन बन गया था, इसलिए सरकारों, संघों, प्रसिद्ध कुलों, गठबंधनों और सेनाओं को इसके खिलाफ मिलकर काम करना पड़ा। मिस्र की टीम ने जो मैजिक इस्तेमाल किया तो वह अभी भी
अनडेड एलिमेंट के अंतर्गत था, इसलिए पवित्र न्यायालय के पास इसे मना करने का कोई वैध कारण नहीं था। नतीजन आयोजक के पास टूर्नामेंट में इसके इस्तेमाल को मना करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि मिस्र की टीम ने नियम नहीं तोड़े थे, फिर भी लोग यह बता सकते थे कि वे नियम लांघ रहे हैं या नहीं। उनकी हरकतें वैसी ही थी जैसे एथलीट अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की दवा का सेवन करते हैं, और चूंकि दवा का आविष्कार हाल ही में हुआ था, इसलिए इसे अभी तक प्रतिबंधित दवाओं की सूची में नहीं रखा गया था। स्पर्शनीय सेंटीपीड डीमन ने एक शापित हवा को बुलाया जो काले धुएं के गुबार की तरह दिख रहा था। यह आदर्श के पीछे जा रहा था। इसने अपने भाले जैसे पैर उठाए और आदर्श पर झपटा। आदर्श ने जब उस प्राणी को देखा तो वह ठंडे स्वर में चिल्ला उठे। वह प्राणी भले ही डरावना लग रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह प्राणी शक्तिशाली था। वह अपने भयानक रूप से उसे डराना चाहता था। फिर भी वह उसकी डीमन खूनी से अनुमति मांगना भूल चुका था। चले जाओ। आदर्श ने डेथ एक्सिस मम्मी के कंधे पर लात मारी और खुद को स्पर्शनीय सेंटीपीड डीमन के सिर पर फेंक दिया। अपनी इच्छा शक्ति को मुट्ठी में बांधकर आदर्श ने टैक्टाइल सेंटीपीड डीमन के बाएं सिर पर मुक्का मारा। एक शक्तिशाली प्रभाव हुआ। स्पर्शनीय सेंटीपीड डीमन चोट लगने के बाद पीछे की ओर झूल गया। उसकी खोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा टुकड़ों में टूट गया। सेंटीपीड दानव कुछ दर्जन मीटर पीछे खिसक गया। जब वह अंततः जोरदार प्रहार से संभला तो उसकी आंखों से एक भयानक खूनी चमक निकली। सेंटीपीड डीमन ने अपना मुंह खोला। हैरानी की बात यह है कि सेंटीपीड डीमन का गला उसके 2 सिरों में नहीं बल्कि उसके 2 दिमागों के बीच में था। इसके 2 दिमाग गंदे छेद से बाहर लटक रहे थे। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब और घिनौना लग रहा था। कुछ उगलने की कोशिश कर रहे हो? आदर्श ने ठंडी हंसी में कहा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए क्योंकि वह एक रहस्यमय चांदी की रोशनी से लिपटा हुआ था। स्पेस एलिमेंट की स्टार पैटर्न को खींचे जाने की कुछ सेकंड बाद ही गायब हो गया, जिससे आदर्श को सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई। सड़े हुए मांस का स्वाद लो। आदर्श ने अपनी इच्छा शक्ति को मुक्त किया और उसे अपने नीचे गहरे लाल मम्मियों की ओर निर्देशित किया। गहरे लाल रंग की मम्मियों को छोटे चुज्जों की तरह हवा में उठा लिया गया और फिर उन्हें सेंटीपीड दानव के खुले मुंह में ठूस दिया गया। सेंटीपीड दानव शापित हवा को थूकने ही वाला था, लेकिन उसका मुंह गहरे लाल मम्मियों से भरा हुआ था। शापित हवा उसके गले में फंस गई थी, जिससे वह भयानक दर्द में था। और खा लो। अग्निगढ़ झील पर मैंने जो विशाल सेंटीपीड देखा था वह तुमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ था। देखो तुम कितने दुबले पतले हो। लोग सोच सकते हैं कि मिस्र में अकाल पड़ गया है क्योंकि वे तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला सकते। आदर्श ने शांति से गहरे लाल रंग की मम्मियों का एक और गुच्छा पकड़ लिया और डीमन से कहने लगा। इन छोटे ज़ॉम्बीज के पास आदर्श के नियंत्रण से बचने का कोई मौका नहीं था। उन्हें हवा में उठा लिया गया और चावल की तरह सेंटीपीड दानव के मुंह में ठूस लिया। तुम क्या कर रहे हो? बस उन्हें अपने मुंह में भर रहे हो। उन्हें निगलो भी। आदर्श ने अधीरता से सेंटीपीड डीमन से कहा। उसने एक और मुक्का मारा और गहरे लाल मम्मियों के समूह को सेंटीपीड डीमन के गहरे गले में डाल दिया। जब गहरे लाल रंग की मम्मियों को जबरन उसके गले से नीचे से उसके शरीर में ठूसा गया तो सेंटीपीड डीमन के शरीर का एक हिस्सा फूल गया। वे संभवतः उसके पेट तक पहुंच गए थे। विस्फोट! आदर्श ने अपनी मुट्ठी भींची, जिससे सेंटीपीड डीमन के पेट के अंदर गहरे लाल मम्मियों में विस्फोट हो गया। प्राणी के पेट में आग की लपटें बेतहाशा बढ़ गई, जिससे उसका पेट और फैल गया। उसका कंकाल शरीर उस भारी बल को सहन नहीं कर सका और प्राणी जल्द ही टुकड़ों में फट गया। जगह जगह टूटी हुई हड्डियां बिखरी हुई थी। सेंटीपीड दानव का ऊपरी शरीर आदर्श से कुछ ही दूरी पर जमीन पर जा गिरा, जबकि उसका निचला शरीर और पूंछ एक विशाल तलवार की तरह जमीन में धंस गई। ठीक म्योस के सामने उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह देखने में बहुत ही खराब है। बहुत बुरा हुआ कि यह मेरे कई बार झेल नहीं पाया, आदर्श ने हंसते हुए कहा। आदर्श के आत्मसंतुष्ट रवैये को देखकर मैं उसकी छाती धड़कने लगी और उसे खून की उल्टी होने लगी। मैं इसके जैसे जितने चाहूं उतने जीवों को बुला सकती हूँ, म्योस ने जोर देकर कहा। सईद अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने धीमी आवाज में कहा, यह आदर्श ज़ॉम्बी से लड़ने में बहुत अनुभवी है और उसके पास शक्तिशाली बेसिक और इंटरमीडिएट स्किलों के साथ बहुत सारे एलिमेंट भी है। ज़ॉम्बीज की रणनीति चीनी टीम के खिलाफ उतनी प्रभावी नहीं है जितने कि अन्य टीमों के खिलाफ थी।
हमें एक मजबूत ज़ॉम्बीज़ को बुलाने के लिए मिलकर काम करना होगा। अगर हम उसे जल्दी से ख़त्म नहीं करते तो हमारा फिरौन स्प्रिंग ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम फिरौन स्प्रिंग को और भी जल्दी ख़त्म कर देंगे। धैर्य रखें, आइए हम उसे थका देने की कोशिश करें, नेफ्रू ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि म्योस कितनी असंतुष्ट थी। सच्चाई यह थी कि वह थोड़े समय के लिए टैक्टाइल सैंडीपिड डेमन जैसे कमांडर लेवल के प्राणी को बुलाने में असमर्थ थी। म्योस, तुम्हारा सैंडीपिड डेमन टुकड़े टुकड़े हो गया है। यह आदर्श जानता है कि ज़ॉम्बीज़ पुनर्जीवित हो सकते हैं। लानत है। फेरो, स्प्रिंग को बर्बाद करना बंद करो। बस गहरे लाल मम्मियों को बुलाते रहो। मुझे नहीं लगता कि मम्मियाँ उन पर हावी हो जाएंगी। मैं उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी थी, लेकिन वह आदर्श का कुछ नहीं कर सकी। यहाँ तक कि टैक्टाइल सैंडीपिड डीमन जैसे उच्च स्तरीय प्राणी को भी कुछ ही क्षणों में पराजित कर दिया गया। सैंडीपिड डीमन की हड्डियां जगह जगह बिखरी हुई थी। हालांकि आदर्श फिर भी अपने मरे हुए क्रिस्टल को सही सही ढूंढने में कामयाब रहा, मतलब ज़ॉम्बीज़ के मरे हुए क्रिस्टल को। उसने उसे टुकड़ों में कुचल दिया, जिससे सैंडीपिड डीमन को फिर से जीवित होने का कोई मौका नहीं मिल पाया। सैंडीपिड डीमन जितना दिख रहा था उससे कहीं कमजोर था। इसकी एकमात्र ताकत यह थी कि वह टुकड़ों में बिखर जाने के बाद फिर से जीवित हो सकता था। हालांकि आदर्श को इसकी क्षमता के बारे में अच्छी तरह से पता था। वह अन्य प्रतिभागियों की तुलना में अधिक अनुभवी था। मिस्र की टीम को उसे बिजी रखने के लिए 5 या 6 सैंडीपिड डीमनों को बुलाए बिना उसे रोक नहीं सकती थी। ऐसी और भी चीजें, कमाल है। आदर्श परेशान लग रहा था जब उसने देखा कि ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बेहद खुश था। वे उसे फिर से पैसे दे रहे हैं। हालांकि आदर्श को अभी तक यह पता नहीं चल पाया था कि मिस्र की टीम इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को इतनी बार कैसे बुला रही है, लेकिन उसने देखा कि इन ज़ॉम्बीज़ के सोल एसेंस गिराने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। प्राचीन राजधानी में ज़ॉम्बीज़ की तुलना में कम से कम 2 या 3 गुना ज़्यादा यह संभावना थी कि मिस्र की टीम ज़ॉम्बीज़ को बुलाने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च कर रही थी। और चूंकि ज़ॉम्बीज़ के मर जाने के बाद भी बची हुई ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, इसलिए उनकी सोल एसेंस गिराने की संभावना ज़्यादा थी। सर्वेंट लेवल का सोल एसेंस लगभग 5 मिलियन का था और योद्धा लेवल का सोल एसेंस लगभग 20 मिलियन का था। आदर्श सिर्फ बेसिक और इंटरमीडिएट स्पिलों को डालकर बहुत सारा धन कमा रहा था। उसे उम्मीद थी कि मैच लंबा चलेगा ताकि वह अपने 5 एलिमेंटों के सभी बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस पिलो को मजबूत कर सके। तब वह अपराजय हो जाएगा। मिस्र की टीम को यह पता ना चले कि वह वास्तव में उनके ज़ॉम्बीज़ से बहुत धन कमा रहा है। आदर्श को यह दिखावा करना पड़ा कि वह थोड़ा संघर्ष कर रहा है, ताकि मिस्र की टीम यह मान ले कि वे अधिक ज़ॉम्बीज़ को बुलाकर उसे बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। 49 योद्धा लेवल के सोल एसेंस यह 5वां लेवल का थंडरबोल्ट है। आदर्श ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। उनके मोटे अनुमान के अनुसार मिस्र की टीम ने उन्हें जो सोल एसेंस दिए थे उनकी कीमत लगभग 800 मिलियन थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, एक ही विचार के साथ 1000 लाइटनिंग के आर्क और जंजीरें। 5 सर्वेंट लेवल के सोल एसेंस योद्धा लेवल के सोल एसेंस को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि डार्क रेड मम्मियाँ केवल सर्वेंट लेवल के सोल रेमनेंट और सोल एसेंस ही गिरा रही थी, फिर भी आदर्श ने उनसे काफ़ी धन कमाया। लाइटनिंग एलिमेंट के 49 स्टारों को मजबूत किया गया। आदर्श स्टार्स को नई ऊर्जा से भरपूर देखकर उत्साहित था। आदर्श की ऊर्जा अब स्टार पैटर्न बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होती। उसकी गैलेक्सी कुछ ही समय में ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकती है। यह बहुत बढ़िया होगा अगर वह किसी तरह के जादुई गियर से लैस हो जाए जो उसकी ऊर्जा की रिकवरी को तेज कर दे। वह जितने चाहे उतने इंटरमीडिएट स्पिरिट डाल सकेगा। जब कोई मैजिशियन स्टार पैटर्न बना रहा होता है तो उसकी ऊर्जा तभी खर्च होती है जब मैजिशियन स्टार्स को एक रेखा में संरेखित करता है। एक स्टार को हिलाने में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन लेवल 4 और लेवल 5 स्टार को हिलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान होती है। एक स्पिल जो एडवांस स्पिल जितना शक्तिशाली है, लेकिन उसमें एक इंटरमीडिएट स्पिल डालने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा है, यह कितना चौंकाने वाला था। थोड़ा आराम करो, मैं इन ज़ॉम्बीज़ को संभाल लूंगा। आदर्श ने आगे बढ़ने के बजाय अपनी टीम के साथ फिर से इकट्ठा होकर पीछे हट गया।
स्मायरा, आहन, जियांग और अनिकेत बहुत दबाव में थे। आदर्श के विपरीत उनमें से किसी ने भी अपने बेसिक या इंटरमीडिएट स्किलों को अपग्रेड नहीं किया था, जिसका अर्थ है कि उन्हें ज़ॉम्बीज के एक समूह को मारने के लिए एडवांस पिलों पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि एडवांस पिलों को बार बार डालने के बाद उनकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे बहुत दबाव में थे तो उनके लिए थक जाना आसान था, जिसका अर्थ है कि वे स्टार नक्षत्रों को खींचने में धीमे होंगे और गलती करना आसान होगा। जब भी वे कोई गलती करते थे तो वे ऊर्जा खो देते थे, भले ही स्पिल पूरा ना हुआ हो, जिससे वे मुश्किल स्थिति में आ जाते थे। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि किस प्रकार ज़ॉम्बीज ने अंग्रेजी टीम और ग्रीक टीम को थका दिया था। क्या हमारे लिए लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब है? हमें अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए। अनिकेत ने अपना आपा खो दिया। मैं सचमुच अवाक हूं। अगर मिस्र की टीम के उन बदमाशों ने हमसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं कि मैं उन्हें बुरी तरह हरा दूंगा, आहन ने भी कहा। आदर्श ने कहा, यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। अगर आपने कभी डीमन प्राणियों का झुंड या साम्राज्य देखा है तो यह इससे भी बदतर है। यह अलग बात है, हम डीमन प्राणियों के एक समूह या साम्राज्यों के खिलाफ एक सेना भेजेंगे, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज के खिलाफ हम केवल 5 हैं, हम क्या करेंगे? जियांग भी अपना धैर्य खो रहा था। आदर्श ने कहा, इसलिए मैं आपसे पीछे हटने और आराम करने के लिए कह रहा हूं। मैं उन्हें अभी रोकूंगा। तुम? अनिकेत ने आदर्श को संदेह से देखा और एक ठंडी चीख के साथ कहा, आदर्श, हम सभी जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो और तुम घिरे होने से डरते नहीं हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम केवल 2 लोगों द्वारा बुलाए गए ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे थे। अगर हम सब पीछे हट जाते हैं और तुम्हें यहाँ छोड़ देते हैं तो तुम्हें 5 लोगों द्वारा ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक सुपर मैजिशियन हो? आदर्श, खुद पर दबाव मत डालो। अगर तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो गई तो हम मैच नहीं जीत पाएंगे। हम भले ही बड़बड़ा रहे हो, लेकिन हम फिर भी टिके रह सकते हैं। जियांग ने सहमति जताई। स्मायरा और आहन ने सिर हिलाया। ये कमजोर ज़ॉम्बीज आदर्श के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन अगर आदर्श उन्हें पैदा होने से पहले ही मार नहीं पाता और उसे अपने एडवांस बिल पर निर्भर रहना पड़ता तो वह भी अंततः थक जाता, जिसका मतलब है कि मिस्र की टीम फिर भी मैच जीत जाती। चिंता मत करो, मैं केवल अंतिम उपाय के रूप में एडवांस बिल का उपयोग करूंगा। आहन, गेट के रूप में स्थापित करे और दूसरों के साथ आराम करे। उन्हें मेरे पास छोड़ दो, आदर्श ने घोषणा की। आदर्श की जोर देने पर बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। आहन ने ज़ॉम्बीज के नए जत्थे के आने से पहले पहाड़ियों के साथ एक भूल भुलैया स्थापित की। ज़ॉम्बीज को उन तक पहुंचने के लिए एक चक्कर लगाना होगा। अगर कोई ज़ॉम्बीज को आगे की तरफ से पकड़ रहा था तो इससे पीछे के लोगों पर से दबाव कम हो जाएगा। यह बुद्धिहीन ज़ॉम्बीज के खिलाफ एकदम सही चाल थी। टीम पहाड़ियों पर वापस चली गई और ऊपर से नीचे की ओर देखा। वे यह देखने में रुचि रखते थे कि आदर्श ज़ॉम्बीज की बाढ़ को कैसे रोकेगा। वे आ रहे हैं। स्माइला को आदर्श की मदद के लिए अपने प्लांट लगाने की इच्छा हुई। उसे असहजता महसूस होने लगी। हे भगवान, वे ज़ॉम्बीज को ढेर करके एक ही बार में भेज रहे हैं। क्या आदर्श वाकई उन्हें रोक सकता है? बहुत सारी डेथ एक्सेस मम्मियां हैं। धिक्कार है, एक सेना भी उन सभी को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज़ॉम्बीज की बाढ़ एक सेना में बदल गई थी। धड़कते हुए गहरे लाल रंग के बिंदुओं ने एक विशाल लहर की तरह द्वीप के आधे हिस्से को निगल लिया था और तेजी से दूसरे आधे हिस्से में फैल रहे थे। क्रूज पर मैच देख रहे लोगों ने एक गहरी सांस ली। द्वीप पर ज़ॉम्बीज की भरमार थी। ज़ॉम्बीज की पूरी सेना को बुलाने के लिए मिस्र की टीम की प्रतिभा कितनी उल्लेखनीय थी। चीनी टीम के पास भले इनके खिलाफ कैसे मौका हो सकता था? क्या चीनी टीम के सदस्य पागल हो गए हैं? वे सभी आराम करने चले गए हैं और आदर्श को अकेले ही बचाव करना पड़ रहा है। बस आत्मसमर्पण कर दो, उन्हें मैच छोड़ देना चाहिए, जो अर्थहीन है। मिस्र की टीम के नेफिरू ने देखा कि आदर्श उनकी टीम के सामने खड़ा है जबकि बाकी लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया क्योंकि वह एक विशाल ज़ॉम्बीज के ऊपर खड़ा था। अगर आदर्श वाकई उन ज़ॉम्बीज को रोक सकता है जिन्हें उन 5 ने बुलाया था तो वह सभी मम्मियों को जिंदा ही खा जाएगा। वो आदमी कितना घमंडी और भोला था जो सोचता है कि वह ज़ॉम्बीज की सेना के खिलाफ वास्तव में एक मौका खड़ा कर सकता है।
क्या वह सचमुच सोचता था कि वह टूर्नामेंट में सबसे ताकतवर है क्योंकि उसने जोरो को हरा दिया था? अगर वह ऐसा सोचता था तो भी वह ज़ॉम्बीज़ की सेना के सामने कुछ भी नहीं था। नेफ्रू ने एक जनरल की तरह हजारों ज़ॉम्बीज़ की सेना पर नजर डाली। उसे बाहर निकालो। जैसे ही नेफ्रू ने अपना हाथ हिलाया, वह मुर्दा तुरंत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा। आदर्श ने अपनी नजरें उठाई और देखा कि ज़ॉम्बीज़ तीरों की बारिश की तरह उस पर झपट रहे थे, जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। इन मोहरा मम्मियों के पीछे हजारों ज़ॉम्बीज़ थे, जैसे युद्ध के मैदान में घोड़े सर पर दौड़ रहे हो। जो मृत लोग उत्सर्जित कर रहे थे, उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि एक विशाल बादल बन गया। पहाड़ियों की चोटी पर अहान, जियांग और स्मारा को यह देखकर अपने पैर कांपते हुए महसूस हो रहे थे कि ज़ॉम्बीज़ की सेना कितनी भयानक थी। इस बीच आदर्श स्थिर खड़ा रहा, मानो वह चींटियों की एक कॉलोनी को घर हिलाते हुए देख रहा हो। उसके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई निशान नहीं था, बल्कि उत्साह था। अहान ने बड़बड़ाते हुए कहा, प्राचीन राजधानी में उसने जो ज़ॉम्बीज़ देखे थे वे शायद इससे कम से कम 100 गुना बदतर रहे होंगे। प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान शहर लाखों ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ था। अगर कोई शहर की दीवारों पर खड़ा होकर दूर तक देखता तो उसका पूरा नज़ारा ज़ॉम्बीज़ से भर जाता, जैसे कि सर्वनाश का दृश्य हो। इसकी तुलना में हजारों ज़ॉम्बीज़ की यह सेना डेथ स्पेस में उसके सामने आए ज़ॉम्बीज़ की संख्या से कम थी। अब वह इतना शक्तिशाली था, यह देखते हुए उसे डर क्यों लगा? वे तो बस सोने के सिक्कों का एक गुच्छा था जो उसकी जेब में आने के लिए इंतजार कर रहे थे। आओ, मुझे मारने में बहुत मजा आएगा, बहुत समय हो गया है। आदर्श मुस्कुराया। ज़ॉम्बीज़ की सेना को घूरते हुए एक मोमबत्ती की तरह, जिसे ईंधन से बुझाया जा रहा था। उसने आसमान की ओर इशारा किया। आसमान में लाइटनिंग की चमक बेतहाशा चमकने लगी और हवा में लाइटनिंग की चापें आपस में गूंथने लगी। वे या तो आसमान में फैल गई, जमीन पर गिर गई, या छोटी लाइटनिंग चापों में बट गई। लाइटनिंग की श्रृंखलाएं तेजी से फैलती है। जाहिर है कि मैजिक ने फोर्स लेवल की लाइटनिंग आपदा के प्रभावों को विरासत में लिया था। लाइटनिंग की चापें ज़ॉम्बीज़ के बीच सीधी रेखाओं में यात्रा कर रही थी, जिससे वे हर एक गहरे लाल मम्मी को मार रही थी। कुछ जाल के रूप में थे जो 20 मीटर के आसपास ज़ॉम्बीज़ को रक्त की बूंदों में विघटित कर रहे थे। कुछ बस बिना किसी विशिष्ट पैटर्न के जगह जगह बेतहाशा बढ़ गए। एक ही विचार से स्टार पैटर्न बनाना। आदर्श की मानसिक शक्ति में सुधार होने के बाद उसे इंटरमीडिएट स्पिरिट डालने के लिए बस एक बार सोचना पड़ा। सैकड़ों मम्मियों के बीच फैलती लाइटनिंग की चाप एक इंटरमीडिएट स्पिरिट से थी, जिसे डालने में बस 1 सेकंड लगा। लाइटनिंग तानाशाह वज्र, लाइटनिंग चैंस। अपनी उंगली के एक इशारे और हाथ की एक लहर से मोहरा ज़ॉम्बीज़ लाइटनिंग के चाप से मारे गए। आदर्श तक पहुंचने से पहले ही लाइटनिंग ने उन्हें चीर दिया और वे फसल के दौरान अनाज की तरह जमीन पर गिर रहे थे। जाओ, उसे नीचे ले जाओ, नेफ्रू चिल्लाया और ज़ॉम्बीज़ को आदर्श को घेरने का आदेश दिया। जमीन से एक मोटी लाइटनिंग की चमक उतरी और सीधे आदर्श पर गिरी और चैन लाइटनिंग मकड़ी के जाले की तरह बिखर गई। जो ज़ॉम्बीज़ लोग आखिरकार आदर्श के करीब पहुंच गए, वे सब एक पल में मारे गए। आदर्श स्पिलो का जाप करने में बेहद तेज था। चैन लाइटनिंग कई लक्ष्यों को गिराने में उपयोगी थी। जो लोग मुख्य लाइटनिंग के जाप से मारे गए थे वे बेसिक रूप से मर गए थे, जबकि लोग मुख्य रूप से अलग हुए लाइटनिंग के चाप से मारे गए, उनके अंग खो गए थे। हंस, वो फिर भी गिरा हुआ है। आदमी अपने आप में बहुत मग्न है। नेफ्रू जोर से हंस पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइटनिंग की चमक कितनी तेज थी, क्योंकि वे अभी भी आदर्श के आसपास जमा हो रहे ज़ॉम्बीज़ की तुलना में धीमे थे। ये ज़ॉम्बीज़ तांबे की दीवारों और लोहे के गड़ों की तरह थे। आदर्श के लिए जगह सीमित थी। डेथ एक्सिस मम्मी भी उसके पास आ रही थी, हालांकि उसने अभी भी एडवांस स्पिरिट डालने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए, क्योंकि उसने आसपास के ज़ॉम्बीज़ पर लाइटनिंग तानाशाह के निशानों को देखा। अत्याचारी। उसकी मुस्कान अविश्वसनीय रूप से आत्मसंतुष्ट थी, जबकि उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। लाइटनिंग के तानाशाह डोमेन पर एक तूफानी बादल छा गया और न्याय की येलो लाइटनिंग की चमक तेजी से नीचे उतरी, जैसे कि हजारों ड्रैगन हवा में बेतहाशा नाच रहे हो और टिमटिमा रहे हो। ऐसा लगा जैसे द्वीप किसी भी क्षण ढहने वाला था।
यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर लाइटनिंग चाप भी ज़ॉम्बीज़ पर लाइटनिंग के निशान छोड़ जाता है। एक चैन का मुख्य लाइटनिंग चाप कई दर्जन ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है, जबकि कई लाइटनिंग चापों में विभाजित हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्य लाइटनिंग चैन ज़ॉम्बीज़ को मारने में पर्याप्त तेज नहीं थी, क्योंकि लाइटनिंग चाप जो अलग हो जाती है वो ज़ॉम्बीज़ पर लाइटनिंग के निशान भी जमा कर देती हैं। आदर्श ने तानाशाह कॉल के साथ अपने निशानों को एक्टिवेट करने के लिए पहले ज़ॉम्बीज़ के उनके करीब आने का इंतजार किया। अनगिनत लाइटनिंग के निशान जीवन में चमक उठे। तानाशाह के आह्वान पर बुलाई गई लाइटनिंग एक साधक द्वारा शुरू की गई विपत्ति की तरह थी। यहाँ तक कि क्रूज पर मौजूद दर्शक भी पूरी तरह से अचंभित थे। मरो! प्रभुत्व के मामले में आदर्श एक सम्राट की तरह था। उसके चारों ओर लाइटनिंग चमकती थी। उसके एक शब्द बोलने पर हजारों दुश्मन खत्म हो जाते थे। टायरेंट कॉल द्वारा बुलाए गए प्रत्येक लाइटनिंग हमले थंडरबोल्ट एक्सप्लोडिंग एपेक्स के समान शक्तिशाली थे, और लाइटनिंग टायरेंट के प्रवर्धन के साथ डार्क रेड मम्मियों के पास उनका सामना करने का कोई मौका नहीं था। वे अपने लाइटनिंग टायरेंट निशानों के साथ गायब हो गए। हजारों ज़ॉम्बीज़ एक पल में मारे गए। आदर्श विशाल मैदान पर खड़ा था। उसकी सतह पर लाइटिंग चमक रही थी। उसका ऑरा बिल्कुल चौंकाने वाला था। लोगों ने अंततः एक लाइटनिंग मैजिशियन की असली ताकत देखी थी, जो एक ही विचार से ज़ॉम्बीज़ की पूरी सेना को नष्ट करने के लिए हजारों लाइटनिंग के चापों को बुलाने में सक्षम था। बिल्कुल सही। आदर्श की मुस्कान चौड़ी होगी जब उसने देखा कि सभी ज़ॉम्बीज़ नष्ट हो गए थे। 5th लेवल का थंडरबोल्ट, जिसे उसने 49 योद्धा लेवल या सोल असेंस खर्च के हासिल किया था, ने तानाशाह कॉल के साथ पूरी तरह से काम किया था, जिससे आदर्श को जीवित रहने की क्षमता मिली, भले ही भविष्य में उसे डीमन प्राणियों की पूरी भीड़ का सामना करना पड़े। शायद कुछ स्काई लाइटनिंग क्लॉज हजारों ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन थंडरबोल्ट, चैन लाइटिंग और टायरेंट कॉल को स्काई लाइटनिंग क्लॉज की तुलना में केवल 10वें हिस्से की ऊर्जा की आवश्यकता थी। आदर्श, जो पहले भी वास्तविक युद्धों में लड़ चुके थे, जानता था कि यह कितना महत्वपूर्ण था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।